डियर स्टूडेंट्स, मैं विनय उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल विनय सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आवर्त सारणी चैप्टर में थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, जो कि आवर्त सारणी का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या या आयनन विभव है क्या, और आयनन एंथैल्पी क्या है, और किस प्रकार से आवर्त सारणी में आयनन विभव का मान लेफ्ट टू राइट चलने पर या ऊपर से नीचे चलने पर डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है या वेरिएंट होता है। तो बने रहिए वीडियो में, पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे। इतना श्योर है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉपिक आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको केमिस्ट्री संबंधित मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन की परिभाषा से, जैसे सबसे पहले क्वेश्चंस आ सकते हैं होम एग्जामिनेशंस में या बोर्ड एग्जामिनेशन में कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या, आयनन विभव क्या है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटे से डेफिनेशन, इसको आप हमेशा प्रिपेयर करिए, हमेशा याद रखिए, ब्रेन में अपने फीड कर लीजिए कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड the ionization potential or ionization energy I of element। किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी आयनन विभव कहलाएगा या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। यानी किसी आइसोलेटेड, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आयनन विभव कहलाएगा या आयनन ऊर्जा कहलाएगा। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने दे दिया कोई एलिमेंट ए है, ए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ए प्लस बनाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यही जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यही आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और H प्लस बना देता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाइड्रोजन को हमको 13 eV इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है। तो इस तरह से 13.6 eV क्या कहलाता है, इसका आयनन विभव कहलाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम व्यक्त किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, eV अपॉन एटम या eV एटम इनवर्स में। तो कह सकते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96.485 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम चाहें तो आई को जो है, यानी आयनन ऊर्जा को किलो जूल पर मोल में भी व्यक्त कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, एक ईवी बराबर इतना होता है, तो ईवी में जो वैल्यू दी होगी उसमें 96.485 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा किलो जूल पर मोल में। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यूनि इलेक्ट्रॉन एटम है। यूनि इलेक्ट्रॉन एटम यानी इसके एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाता। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मिल जाते हैं, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु मिल जाते हैं, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यानी कोई भी एलिमेंट आपको मिल जाता है जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उससे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे
तो उस समय जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको फर्स्ट आईपी या फर्स्ट आई कहेंगे, यानी प्रथम आयनन विभव कहेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे सेकंड आईपी कहेंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे थर्ड आईपी कहेंगे, जब 4 निकालेंगे उसे फोर्थ आईपी करेंगे। यानी कुल मिलाकर के पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो प्रथम आयनन विभव कहलाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्वितीय आयनन विभव कहलाएगा, तीसरा निकलेगा तो तृतीय आयनन विभव कहलाएगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते जाएंगे वो उतने नंबर का आईपी कहलाएगा, यानी उसका वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। कुछ बुक्स इसको आई से ही रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ बुक्स इसको आईपी के नाम से ही लिखती हैं, ठीक है। तो चाहे आई चाहे आईपी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो फर्स्ट आईपी, सेकंड निकला तो सेकंड आईपी, थर्ड निकला तो थर्ड आईपी। अब यहां पे देखिए जैसे मैंने हीलियम ले लिया, हीलियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके He+ बनाता है, उस समय जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 24.6 eV की होगी, यानी इसका प्रथम आयनन विभव कितना आता है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब He+ फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, He+2 बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हो गया, तो ये सेकंड आईपी कहलाएगा, ये सेकंड I2 कहलाएगा, ये सेकंड आयनन विभव या द्वितीय आयनन विभव कहलाएगा। द्वितीय आयनन विभव 54.4 eV। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रथम आयनन विभव के जस्ट डबल से ज्यादा द्वितीय आयनन विभव है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कारण है कि सेकंड आईपी का मान फर्स्ट आईपी से अधिक होता है, तो उसका कारण क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेफ में धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया लेकिन नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या उतनी ही रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जेफ का मान बढ़ने के कारण अब बाहर के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल अधिक लगने लगता है, जिसके कारण अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि द्वितीय आयनन विभव का मान हमेशा प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है, या तृतीय आयनन विभव का मान हमेशा द्वितीय से ज्यादा होता है, या चतुर्थ आयनन विभव का मान तृतीय से ज्यादा होगा। कहने का तात्पर्य फर्स्ट आयनन विभव का मान सबसे कम, उससे ज्यादा सेकंड, उससे ज्यादा थर्ड, उससे ज्यादा फोर्थ। तो इसका कारण क्या है कि जेफ में यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि के कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल अधिक कार्य करने लगता है, जिसके कारण आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक, तो अभी तक मैंने बताया कि आयनन विभव है क्या और आयनन विभव फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, और किस प्रकार से फर्स्ट आयनन विभव से ज्यादा सेकंड और सेकंड से ज्यादा थर्ड और थर्ड से ज्यादा आयनन विभव का मान। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल में ही आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे मैंने एक प्रोसेस ले लिया, एक प्रक्रम ले लिया, A+ और रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर A+ बना, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी तो किसी प्रक्रम में जब वो आयनन विभव शो करता हो तो उसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, मानक एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। जैसे दिया गया, इसको डेल्टा IeH1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे H एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके H+ बना देता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EAg माइनस E, यानी एनर्जी ऑफ A+ और एनर्जी ऑफ A। तो रिक्वायरमेंट एनर्जी A+ होगा और यहाँ पर इस एनर्जी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो क्या कहलाएगा, मानक एंथैल्पी परिवर्तन कहलाएगा, और उसी को क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएंगे या कहेंगे। तो डेल्टा IeH1 क्या हो जाएगा, 13 eV, और आयनाइजेशन एंथैल्पी को किलो जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं, तो इसको लिख देंगे 1312 किलो जूल पर मोल, यानी 1312 किलो जूल पर मोल। जब मैंने आपको बताया था कि 96.485
किलो जूल पर मोल बराबर 1 eV होता है, यानी उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1312 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो किलो जूल पर मोल में जो व्यक्त किया जाता है वही क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। अब देखिए आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक यानी इफेक्टिव फैक्टर्स जो आयनन विभव को प्रभावित करते हैं उसके बारे में जान लें। देयर आर 5 फैक्टर्स, ये 5 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू में वेरिएशन होता है। पहला है जेफ। जेफ को क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज दैट सोडियम है Na1123, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन हो गए 11, प्रोटॉन हो गए 11 और न्यूट्रॉन हो गए 12। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें से प्रोटॉन जो होता है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। तो ऐसी दशा में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन द्वारा क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रलाइज रहते हैं या उदासीन रहते हैं। जब कभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाती है। तो 11 होने के कारण अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की संख्या क्या हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, जिसके कारण जेफ में 1 की संख्या बढ़ने के कारण अब इसमें से 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है। अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 9 जब होगा तो उस दशा में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेफ का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। यही कारण है कि फर्स्ट आयनन विभव की अपेक्षा सेकंड आयनन विभव का मान अधिक होता है और सेकंड आयनन विभव की अपेक्षा थर्ड आयनन विभव का मान अधिक होता है। तो आप कह सकते हैं कि जेफ में अगर वृद्धि होगी यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होगी तो आयनन विभव के मान में भी वृद्धि होगी। दूसरी चीज है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर मोस्ट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा Na11, लिखेंगे 2 8 1 2 8 1। इसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और इनर मोस्ट में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरे नाभिक के चारों तरफ फैला होता है और बाहर के 1 इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उस पर जो क्या आकर्षण चार्ज होता है उसको कम करता है। यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक शील्ड का निर्माण कर देते हैं, एक प्रतिकर्षण शील्ड का काम करते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इस 1 इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर द्वारा क्या होता है, आकर्षण कम लगता है, अतः इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। यही कारण है कि क्षार धातुओं के आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते हैं, वो हेलोजनों या क्या बोलते हैं वो अक्रिय गैसों की अपेक्षा कम होते हैं। दूसरी चीज है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होता है। फिर है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल यानी किसी भी कोष में उपस्थित उपकोषों में S सबसे नजदीक होता है नाभिक के, P उससे दूर होता है, D उससे ज्यादा होता है और F उससे ज्यादा होता है। यही कारण है कि S उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है जबकि P अपेक्षाकृत आसान होता है। P की अपेक्षा D से आसान होता है, D की अपेक्षा F से आसान होता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि S उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, F उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। यही कारण है कि F उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को पृथक करना आसान होता है, जिसके कारण उनका आयनन विभव कम होता है। तीसरी चीज है फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड। फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले तत्वों के क्या बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल ये हमेशा उच्च होते हैं, क्योंकि ये अस्थायी संरचना होती है। जैसे एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड में
और होम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से उच्च होता है। हर साल का सेट उठा के पूछ देखिए, कंपटीशन देख लीजिए, आपको हर जगह मिलेगा कि क्या कारण है। तो नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2 2s2 और 2p3, यानी 2px1 2py1 और 2pz1। ये होता है, ये हाफ फील्ड है, यानी p में तीनों उपकोष में ऑर्बिटल में एक एक, इन दूसरे उपकोष p के उपकोष में तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये हाफ फील्ड थियरी अडॉप्ट कर रहा है। तो हाफ फील्ड होने के कारण इनके चक्रण की दिशा एक दिशा होने के कारण ये बहुत ही अस्थायी संरचना प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इनका आयनन विभव क्या होता है, उच्च होता है। जबकि ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, इसमें क्या हो जाता है 2px 2py और 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होने के कारण ये नाइट्रोजन से कम अस्थायी होता है। यही कारण है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, जबकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन के आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से उच्च होते हैं। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप को इधर मेंशन कर दिया है और पीरियड को नीचे मेंशन कर दिया है। तो ग्रुप में क्या होता है, जैसे जैसे हम धातुओं यानी क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातुओं से शुरुआत करके उपधातु और अधातु से होते हुए अक्रिय गैसों तक पहुंचते हैं, वैसे वैसे देखते हैं कि होता क्या है कि इनमें आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता जाता है, और ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान घटता जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, वैसे वैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है, और परमाणु त्रिज्या छोटी होने के कारण आयनन विभव का मान उच्च हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं आयनन त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु उसमें आयनन विभव का मान कम हो जाता है। तो इस तरह से अब आप देखिए, लिथियम का आयनन विभव कम होगा, फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा। लेकिन बीच में एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन का उच्च होता है, ऑक्सीजन का निम्न होता है, जो कि इस आर्डर में होना क्या चाहिए था कि नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था, ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए था। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन के p उपकोष में 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव निम्न होता है और उच्च होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, निम्न होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में p उपकोष में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ठीक।